हेलो एंड वेलकम टू लेट्स सिंप्लीफाई। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात कर ली थी आपके रिवाइज पेपर पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ आपका जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइडेड होगा, ज़रूर जाके पहले उसे चेक कर लीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका मैथमेटिकल लॉजिक, और देख लेते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में क्या क्या होता है। देखिए, आज तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत सारे थियरम्स पढ़े, हम लोगों ने मैथ्स में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी, और इन सारे आइडेंटिटीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक प्रूफ होता था, कुछ ना कुछ एक रीज़न होता था। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें होती है बहुत सारी एग्ज़ैक्टनेस। अब मैं एग्ज़ैक्ट इस वर्ड पे क्यों फ़ोकस कर रहा हूँ? देखिए, एग्ज़ैक्टनेस का मतलब ये होता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है, ओके? जैसे कि मैथ्स में आप कोई भी चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है इसीलिए नहीं मानते हो आप, क्योंकि ज़रूर आप कोई भी आइडेंटिटी ले लो, आप कोई भी प्रूफ ले लो, सारी चीज़ों के लिए जो भी मैथमेटिकली डिफाइंड है, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न दिया होगा। और ये सारे रीज़न्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं लॉजिक से, ठीक है? तो लॉजिक आपका रीज़न बिल्डिंग में हेल्प होता है, ठीक है? आपको अगर कोई एक रीज़न देना है, कोई एक प्रूफ जनरेट होना है, तो उसके लिए लगता है लॉजिक, ठीक है? तो लॉजिक इज़ द बेस, इट इज़ द थिंकिंग प्रोसीजर दैट इज़ followed while you go for any proof or any reasoning in mathematics। चलिए बात कर लेते हैं कि ये लॉजिक वर्ड आखिर आया कहाँ से। देखिए, ये जो लॉजिक वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है लोगोस, ठीक है? आप देख सकते हो ये जो लोगोस लिखा हुआ है, लोगोस का मतलब होता है रीजन। ये ग्रीक वर्ड है और वहीं से डेवलप हुआ ये लॉजिक, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉजिक जो है इट इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग। सो लॉजिक इज अ मेथड ऑफ रीजनिंग, ठीक है? ये बात जान लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा बहुत उसके नाम के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री लॉजिक के बारे में, और कहाँ कहाँ ये लॉजिक अप्लाई होता है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉजिक में और क्या हमें पढ़ना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन की बात तो हमने कर ली, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में सेंटेंसेस कैसे आ गया। देखिए बच्चों, ये जो लॉजिक चैप्टर है ना, ये लॉजिक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आपके इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के ग्रामर सेक्शन से, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मिलती-जुलती आपको दिखाई देगी, ये उसके बहुत क्लोज़ है। तो अगर आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज होगा, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हद तक ईज़ी चैप्टर साबित होगा, और वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है, मान लीजिए मेरी बात। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? ये आपका पहला टॉपिक रहेगा, ये पहली चीज़ है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देखिए मैथ्स में जो है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 तरह से डिवाइड हुए हैं, ठीक है? जैसे कि आपका जो ये पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है? तो ये असर्टिव या फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जब आप कोई चीज़ कहते हो या फिर आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हो, जैसे कि आई कैन से दैट दिस इज़ मैथमेटिक्स लेक्चर, आई कैन से दैट द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीज़ें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। आई से दैट हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ कही जाती है, कोई ना कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? ये डिक्लेरेशन वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? आगे देख लेते हैं, जो आपका दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है, इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही ईज़ी रहेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? इट इज़ अ क्वेश्चन टाइप ऑफ लाइक जहाँ पर आप सवाल पूछते हो। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू गोइंग? तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हो एक-दूसरे से, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात ये होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा, देखिए फिर से बता रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा कमांड या फिर रिक्वेस्ट होगा, ठीक है? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इसमें हमेशा आपको कोई एक कमांड दिखेगा या फिर एक रिक्वेस्ट दिखेगी आपको, ठीक है? कमांड या रिक्वेस्ट जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गो आउट ऑफ द क्लास, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो आप कमांड कर रहे हो या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब भी आप किसी को कमांड करोगे या फिर जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आपके
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी मार्क तो सबको याद है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ इस तरह से होता है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ही ईज़ी होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है और ये उस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप आपका सडन इमोशन बताते हो, वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वाओ यूज़ किया, ये इमोशन है। तो जिस सेंटेंस में आप अपने इमोशन का ज़िक्र करोगे, वो सारे सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये है आपके सेंटेंसेस के टाइप्स मैथमेटिकल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? आप अगर ग्रामर या फिर आप अगर लिटरेचर में जाओगे तो आपको इसके भी डेप्थ में बहुत सारे लाइक टाइप्स मिल जाएँगे, लेकिन हमारे लिए उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है? अब इन सेंटेंसेस का क्या यूज़ है आपके मैथमेटिकल लॉजिक में? देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक में ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। कौन-सा? असर्टिव या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो असर्टिव या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस है ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके इस लॉजिकल चैप्टर के लिए, ठीक है? और जान लेते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है? जब मैं डेफिनिशन लूँगा तो आपको पता चलेगा। चलिए आ जाते हैं स्टेटमेंट के डेफिनिशन के पास। आपका जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट का वो कुछ इस तरह से होता है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू आर। ओके, तो बात जान लेते हैं यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने। देखिए, आपसे ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट होता है वो एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है। वो बाकी के 3 कैटेगरी के स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा है। उनको कोई लेना-देना नहीं है बाकी के 3 कैटेगरी से। वो सिर्फ कह रहा है आपसे कि इट इज अ डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो एक डिक्लरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ डिक्लेयर करना है वहां पर। लेकिन आगे भी कुछ दिया हुआ है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पीक्यूआर। चलिए, सबसे पहले आपसे ये कहा गया कि वो डिक्लरेटिव होना चाहिए और उसी के साथ साथ वो ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ चीजें डिक्लेयर करने की बात कर लेते हैं। पहले तो डिक्लरेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ, और उसके बाद देखेंगे कि क्या कहना चाहता है वो, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुंबई मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ठीक है? आई नो इट इज़ रॉन्ग बट जस्ट टू मेक यू गाइज़ अंडरस्टैंड मैं ये सब लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं लिखूँगा एक और सेंटेंस, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। आई कैन से दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, फिर मैं लिख रहा हूँ आई कैन से दैट whatever, if I want to say that, yes, I can say that Narendra Modi is the prime minister of India। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हुए हैं और मैं आपसे ये कहने वाला हूँ अभी कि इसमें से कौन से हमारे लिए स्टेटमेंट के तौर पे लिखे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ये कहता है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो डिक्लरेटिव होना चाहिए, यानी कि असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों सेंटेंस देख लीजिए, ये असर्टिव सेंटेंसेस है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। स्टेटमेंट रीड करने के बाद या फिर सेंटेंस रीड करने के बाद आपका आंसर एक तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, ठीक है? लेकिन दोनों के दोनों साथ में नहीं हो सकते, ठीक है? आइदर इट शुड बी ट्रू और इट शुड बी फॉल्स। ओके, इट कांट बी ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली। तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ पंजाब जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि डेफिनेटली इसका आंसर फॉल्स होगा, इसका आंसर ट्रू कभी नहीं होगा, या फिर ट्रू एंड फॉल्स दोनों के दोनों साथ में होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। इसीलिए इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं योर स्टेटमेंट, ठीक है? तो स्टेटमेंट इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बिकॉज इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स आउट ऑफ द टू। आगे बात करते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, इसको भी हम लोग कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे ट्रू या फिर फॉल्स में। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ही इज अ गुड बॉय। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पर कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या मैं एक्स वाई जेड बंदे की बात कर रहा हूँ या फिर एबीसी बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं राज की बात कर रहा हूँ, मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, मैं अविनाश की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने बताया आपको? जब मैंने बच्चों बताया नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये जज करना कि इसका वैल्यू ट्रू होगा या फिर इसका वैल्यू फॉल्स होगा, है ना?
वेदर ही इज एक्चुअली अ गुड बॉय और वेदर ही इज नॉट अ गुड बॉय, ये जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ही का मतलब कौन है। तो ऐसे केस में व्हेन यू हैव अ कंफ्यूजन, इट कैन बी अ ट्रू ऑल्सो, इट कैन बी अ फॉल्स ऑल्सो। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंसेस आपके स्टेटमेंट के लिए कैटेगराइज नहीं की जाते, तो इसे कहेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गया होगा शायद आपको। ठीक है, अभी थर्ड वाला देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, इसको भी कैटेगराइज करने की अगर आप कोशिश करोगे तो बात बहुत ही सही है कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आंसर ट्रू है। ट्रू और फॉल्स दोनों साइमल्टेनियसली होंगे क्या? नहीं, इसका आंसर फॉल्स कभी नहीं होगा, एटलीस्ट जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तब तक तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा, फॉल्स तो नहीं आएगा। एंड हेंस वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर देंगे कि आपका ये भी कैटेगराइज हो सकता है एक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो बस आपको एक छोटा सा आइडिया देना था कि कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई और आइडिया चाहिए तो चलिए एक और ले लेते हैं आपके लिए। तो चलिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं, आई कैन राइट हियर दैट आई एम राइटिंग हियर विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपको बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स होगा, या फिर ये एक स्टेटमेंट होगा या फिर ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता है, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं तो कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी आई कंसिडर दैट विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो वो बंदा कहेगा सर इसका आंसर तो ट्रू है। मैं दूसरे बंदे के पास गया, वो कहता है नहीं सर, आई कंसीडर रोहित शर्मा इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। वो कहेगा नहीं सर फॉल्स। तो एक ही चीज के अगर दोनों आंसर ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है तो उसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं क्या स्टेटमेंट में बच्चों? नहीं सर, आपने कहा है कि अगर वो बोथ, इट विल बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, वी विल नॉट कैटेगराइज इट एज अ स्टेटमेंट, सो इट विल नॉट बी अ स्टेटमेंट। ओके, so I guess आपको ये क्लियर हो चुका है। we have taken some example for making it very clear कौन सा एक लॉजिकल स्टेटमेंट हो सकता है और कौन से सेंटेंसेस लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ तक काफी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ट्रूथ वैल्यू के बारे में, कि ट्रूथ वैल्यू होती क्या है। देखिए, ट्रूथ वैल्यू होता है ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू then its truth value is t, and if the statement is false its truth value is f। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहले तो सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीख गए हम लोग कि स्टेटमेंट वो चीज होगी जो एक तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, दोनों साथ में नहीं हो सकती है। और उसी के बाद अभी हम लोग ट्रुथ वैल्यू पढ़ रहे हैं। ट्रुथ वैल्यू क्या बता रही है आपको कि ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू तो उसका ट्रुथ वैल्यू टी है भाई, अगर वो फॉल्स है तो उसका ट्रुथ वैल्यू एफ है। तो इट इज जस्ट राइटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ टी एंड एफ। इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि अगर ट्रू होगा तो टी लिखा जाएगा, फॉल्स होगा तो एफ लिखा जाएगा। ठीक है, तो जस्ट शॉर्ट फॉर्म से ही है ट्रुथ वैल्यू, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गया। आपके स्टेटमेंट का वैल्यू अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट ट्रुथ वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अभी, फर्स्ट एक्सरसाइज, और देखते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि आपको कौन से इसमें से स्टेटमेंट है, और उसके बाद में आपको ये बताना है कि उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी क्या। ठीक है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, 5 + 4 = 13। देखिए, 5 + 4 = 13 ये सही है या गलत है, इसके बारे में हमें जज नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये ट्रू और फॉल्स में आंसर किया जा सकता है इस सवाल को। देखिए, 5 + 4, सबको पता है 5 + 4 9 होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे 9 लिखा है? नहीं, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। तो जब ये 13 लिखा हुआ है ये तो गलत है। अगर इस चीज की आप इसको अगर ट्रू या फॉल्स में आंसर करने की कोशिश करोगे तो हमेशा, जितने भी बार इसे आप पढ़ोगे, हमेशा इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्या ट्रू और फॉल्स दोनों आ सकता है? नहीं, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बच्चों। ठीक है, तो आपको जब ये जस्टिफिकेशन पूछेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप क्या लिखोगे? इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले के लिए आप लिखोगे यहाँ पर इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, it is a declarative sentence and it is a logical statement. It is a declarative sentence and it is a logical statement. Okay, उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि इसका ट्रूथ वैल्यू भी बताइए, तो आप यहाँ पर इसका ट्रूथ वैल्यू भी बताएंगे। आप यहाँ पे लिखोगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, बताइए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। आप जितने बार इसे पढ़ोगे उतने बार आपका आंसर फॉल्स आएगा, तो आप यहाँ पे एफ लिख सकते हो। आपने यहाँ पर एफ के जगह पे फॉल्स लिखा पूरा वर्डिंग में तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इसे आंसर करना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका रीजन हो गया, एंड इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि आप इसे ट्रू या फॉल्स किसी एक में आंसर कर सकते हो, साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, x माइनस थ्री इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। सेकेंड वाला जो है आपका इट इज x माइनस थ्री इक्वल्स टू 14। देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप जितने बार इस क्वेश्चन को देखोगे उतने बार आपको अलग अलग आंसर आ सकते हैं। कैसे सर? देखिए आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स है ये जज करना है। गलती से भी आप इसे ये मत जज कर लीजिए कि आपको x का वैल्यू निकालना है। नहीं, यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको बस ये चेक करना है कि LHS और RHS क्या वाकई में इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसे ट्रू कहा जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो उसे फॉल्स कहा जाएगा। जैसे कि इस फर्स्ट केस में देख लीजिए, हमने क्या किया था, 5 प्लस 4 और इस 13, इन दोनों को ध्यान से देखा और पता चला कि 5 प्लस 4 यानी कि LHS वाला पार्ट 9 होगा और RHS वाला पार्ट 13 होगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए उसको लिखा था हम लोगों ने द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। उसी तरह से इसको एनालाइज कीजिए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है। आपको ये पता चलेगा कि जब तक मैं आपको x का वैल्यू नहीं बताता हूं, जैसे कि मैंने अगर मान लिया x का वैल्यू हम लोग 6 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ने x के जगह पे x का वैल्यू 6 मान लिया तो क्या होगा, देखिए x के जगह पे 6 मान लोगे तो ये 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये बन जाएगा फॉल्स, है ना। तो x इक्वल टू 6 लेने पे ये फॉल्स बन जाएगा। और मान लेते हैं मैं x के जगह पे लेता हूँ 17। ओके, मैंने क्या लिया, x के जगह पे 17 ले लिया। ओके, एक ही प्रॉब्लम के दो अलग अलग आंसर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, x के जगह पे 17 रखोगे तो 17 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 14, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये सेम वैल्यू या फिर ये सेम स्टेटमेंट, ये सेम सेंटेंस, इट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज स्टेटमेंट येट, ये जो स्टेटमेंट आपने जो डिक्लेयर किया ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको x की वैल्यू बताई है क्या, नहीं, क्वेश्चन में कहीं पर भी x की वैल्यू मेंशन्ड नहीं है। हेंस यू कैन से दैट इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाएगा लेकिन ये बेचारा बन नहीं पाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉजिकल नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, इसका रीजन ये होगा कि इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स सिंस द वैल्यू ऑफ x इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका थर्ड प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम पढ़ने पे ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, क्लोज द डोर, इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। यहां पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, क्लोज द डोर। व्हेन आई रिक्वेस्ट यू इट इज कॉल्ड एज इंपरेटिव सेंटेंस। अगर आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने देखा था प्रीवियसली कि इंपरेटिव सेंटेंस नाम की एक चीज होती है। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस इज अ कमांड और इट इज अ रिक्वेस्ट, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये जब कमांड हो रहा है, आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ कि क्लोज द डोर, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। इसका रीजन क्या होगा, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको लिखना होगा इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने डिक्लेयर किया,
ये डिक्लेयर तो हो गया, यानी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। अब आगे बात करेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस तो बन गया, आगे बात करते हैं जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो। देखिए आपको पता होना चाहिए एक चीज, देखिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसे a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जाता है, आयोटा होता है ये, ओके आपको पता होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है। ठीक है, मैं फोर्थ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फोर्थ सब क्वेश्चन a प्लस आई बी। देखिए उन्होंने ये कहा है कि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा, बिकॉज जीरो को हम लोग जीरो प्लस आई जीरो लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप किसी नंबर को रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में लिख सकते हो तो वो जरूर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर मैंने जीरो प्लस आई जीरो लिख दिया, इसी का मतलब तो जीरो होता है ना, जीरो इसका रियल पार्ट भी जीरो है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो उसे कहा जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अगर मुझे ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर करना होगा तो हमेशा इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू इसका हमेशा ट्रू होगा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। इसका रीजन भी वही दोगे आप, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट इज नॉट, इट इज हैविंग द ट्रूथ वैल्यू एज ट्रू, ये इसका आपको रीजन लिखना होगा। काफी इजी सेक्शन है ये, बहुत ही इजी सम्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया आपसे, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सब क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगेन आप अगर मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और ये कमांड या फिर रिक्वेस्ट वाला है, तो ये डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट बनेगा क्या, यस, इट विल नेवर बी योर स्टेटमेंट एनीमोर। ठीक है, आगे बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में ध्यान दिया होगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आपके पास ट्रायंगल्स नाम का एक चैप्टर था। अब ट्रायंगल्स में क्या बताया था आपको ज्योमेट्री में, कि ट्रायंगल जो है हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है। हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये डिक्लेयर किया मैंने, राइट। अब इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना है कि क्या ये ट्रू या फॉल्स है, या फिर ट्रू और फॉल्स दोनों साथ में हो रहा है। तो हमेशा पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा ट्रू होगा, कभी भी ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता है। देयर इज नो कंडीशन, ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है जो कॉन्ग्रुएंट होने के बावजूद सिमिलर नहीं होगा। तो इसलिए इसका हमेशा आंसर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये लॉजिकल स्टेटमेंट जरूर बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हुआ नहीं था, ये लॉजिकल स्टेटमेंट बन गया था, इसका ट्रूथ वैल्यू था ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो जो जो स्टेटमेंट बनेंगे बस उसके ट्रूथ वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 7th वाले, आपका जो 7th सब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मैं 7th प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ 7th प्रॉब्लम जो उन्होंने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिखा गया है, लेकिन सर इसमें एक्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है क्या, आपको नहीं है। तो फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है, चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे जीरो लिखते हो, ओके, दिया नहीं गया है मुझे, मैं जानता हूँ कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं जीरो लेता यहाँ पर तो जीरो का स्क्वायर और यहाँ पे जीरो आ जाता, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू बनता ट्रू। अगर मैं यहाँ पर मान लो टू लेता तो टू का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स की जगह पे तो टू ही होता, क्योंकि एक्स का वैल्यू मैंने लिया ना, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो लिया था, यहाँ पर एक्स का वैल्यू टू लिया है, तो टू का स्क्वायर यानी कि फोर होगा, फोर इक्वल्स टू टू। नो सर, दिस विल बिकम फॉल्स इन केस ऑफ टू। तो देखिए जब तक एक्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती है तब तक यही स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू भी बन रहा है, यही स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स भी बन रहा है। इट इज जस्ट एन ओपन सेंटेंस, ठीक है, जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। जब तक आपको एक्स की वैल्यू पता नहीं होती है उसे ओपन सेंटेंस कहिएगा। ठीक है सर, अच्छा सर, आपने ये कहा कि अगर उसकी ट्रूथ ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स दोनों होती है साथ में तो उसे ओपन सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको एक्स आपने जो है ना, इट इज ओपन टू एनी वैल्यू ऑफ एक्स। देख लीजिए ये जो इक्वेशन है ये एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है, आप जो एक्स का वैल्यू डालोगे, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉट अ स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, तो इसको लिख दिया मैंने नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये भी है, ये भी नॉट अ स्टेटमेंट बन जाएगा। और जब वो स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रुथ वैल्यू तो सिर्फ आपके लॉजिकल स्टेटमेंट का निकलता है, सेंटेंसेस का या फिर ओपन सेंटेंसेस का नहीं होता है।
तो चलिए कुछ और सम्स देख लेते हैं इसी कैटेगरी में, जैसे कि ये 8 सम है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। देखिए क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकता है। वेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और आपको सबको पता होगा कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट या फिर 2 रूट ही एग्जैक्टली होते हैं उसके। वो इक्वल हो सकता है, रियल होता है, इमेजिनरी होता है, दैट इज नॉट द कंसर्न, बट कितने होते हैं हमेशा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। बात तो सही कही है। ठीक है, जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हो, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ट्रू या फॉल्स में से ट्रू ही आएगा। ठीक है, किसी को भी पूछ लीजिए, अगर उसने मैथ्स की थोड़ी बहुत उसे जानकारी होगी, सही से जानकारी होगी, तो वो यस इट विल बी सेइंग ट्रू। तो जो चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है और जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में से सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स में आता है, तो उसे लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जितने बार आप ये पढ़ोगे हमेशा आप इसका आंसर ट्रू पाओगे। तो यस यू विल से दैट इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। बस इतना काफी है इसके लिए। अब देखिए, डू यू लाइक मैथमेटिक्स और क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क आता है आपको पता है ये क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये, आप सभी को याद होगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया होता है। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ क्वेश्चन है यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो डेफिनेटली इट वोंट बी अ लॉजिकल स्टेटमेंट। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि लॉजिकल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो कभी भी आपके इंपरेटिव, इंटरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी वाले नहीं होंगे। तो ये जरूर आपका लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। रीजन आप दे सकते हो कि इट इज इंटरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। चलिए बात करते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। काफी ट्रू बात है, इसको जितने बार पढ़ोगे हमेशा आपका आंसर ट्रू निकलेगा। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, इतना काफी होगा। इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये जरूर लिखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस, ये आपका क्वालिफाई हो गया लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए बात सही है या गलत है। देखिए रियल नंबर्स 2/3, एक नंबर ले लेते हैं 2/3। क्या 2/3 एक रियल नंबर नहीं है? ये तो रियल नंबर है, लेकिन क्या 2/3 एक होल नंबर है? नहीं सर, होल नंबर तो स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स आते हैं इसमें, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके होल नंबर्स में। तो ये तो क्वालिफाई नहीं होगा ना 2/3। तो इसको जितने बार आप पढ़ोगे हमेशा इसका आंसर फॉल्स आएगा। किसी वैल्यू के लिए ट्रू है क्या? नहीं सर, ये कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है या कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। देखिए ऑल रियल नंबर्स बोला गया, ऐसे नहीं बोला कि फ्यू रियल नंबर्स। अगर फ्यू रियल नंबर्स बोलते तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता कि कुछ नंबर्स, रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जो होल नंबर्स है। लेकिन क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे हैव सेड दैट ऑल रियल नंबर्स आर, ऑल रियल नंबर्स होल नंबर। नो सर, फॉल्स। अगर फ्यू होता तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाता, तो इसका वैल्यू फॉल्स है और आप कह सकते हो कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए लॉजिकल स्टेटमेंट बनेगा। कैन यू स्पीक मराठी, एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कभी हो सकता है आपका लॉजिकल स्टेटमेंट? सर बिल्कुल भी नहीं होगा ये। ठीक है, आप उसे डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके इस प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिए, इस प्रॉब्लम में और प्रीवियस प्रॉब्लम में, यानी कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया था, इसमें और इसमें क्या फर्क है? बच्चों इसमें एक मेजर फर्क ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ x एज 7। तो आपको पहले से ही x की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू आपको 7 ही लेनी है। तो देख लेते हैं ये वैल्यू लेते हुए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। लेकिन ट्रू है या फॉल्स है ये जानने से पहले क्या ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगा? बच्चों ये लॉजिकल स्टेटमेंट इस बार बन जाएगा, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ये ऑब्वियसली एक लॉजिकल स्टेटमेंट इस x इक्वल्स टू 7 के वजह से बन गया। आपने इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको x की वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, तो जब आप डिक्लेयर करते हो तो कंप्लीट डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो हर एक x के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू एक तो ट्रू आता या फिर इसका वैल्यू आता फॉल्स।
है ना, डिपेंड करता है आपके x के वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है इन्होंने x का वैल्यू 7, तो चाहे ये ट्रू हो या चाहे ये फॉल्स हो, आंसर तो एक ही मिलेगा ना, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे कि देख लेते हैं x इक्वल टू 7 लिखने पे आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 7 रखोगे, ये बनेगा 7 square minus 6 into 7 and minus 7 equals to 0. So this is 7 square which is 49. This is 7 into 6 which is 42 and this is again minus 7 equals to यहाँ पे 0 रखा है आपने, ठीक है। So अगर 49 minus 7 तो 42 होगा, 42 minus 42 will give you 0, तो definitely yes sir, ये तो लॉजिकल स्टेटमेंट तो है, ऑलरेडी आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और जैसे ही हम लोगों ने इसे चेक किया तो इसका आंसर 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों, इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू। ओके, वेरी सिंपल। आगे बात करते हैं, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। अगर आपने आपका 11th स्टैंडर्ड ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर आपके पास था, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, एक होता है ओमेगा और होता है 1। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का एक प्रॉपर्टी था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको आपके 11th स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये देखने मिलेगा आइडेंटिटी, ठीक है। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, इसके बारे में दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, थोड़ा जाके देखिएगा जरूर। तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होता है, ये सही बात है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस को मान लेंगे आपका लॉजिकल स्टेटमेंट, और इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्योंकि जितने भी बार आप इसे पढ़ोगे हमेशा आपको आंसर ट्रू मिलेगा, फॉल्स कभी नहीं होगा ये। इट रेन्स हैविली, अभी इट रेन्स हैविली आपने डिक्लेयर कर दिया, क्या आप इसे कह सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जिस साल सबसे कम बरसात हुई थी उस साल तो आप ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे यस इट रेन्ड हेविली इन माय रीजन, कुछ लोग बोलेंगे नो इट डिडंट रेन दैट मच इन माय रीजन, तो हैवी नहीं था वहां पर रेन, कुछ इलाकों में हैवी था, कुछ इलाकों में हैवी रेन नहीं हुआ। सेम स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई, तो इसीलिए इसको लॉजिकल स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इट इज जस्ट अ डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ लॉजिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, ऐसा रीजन आपको देना होगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन आपका, बहुत ही छोटा रख रहा हूँ इस वीडियो को। आने वाले सेशन में हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।